हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका ये लेसन अब आ गया है। क्वेश्चन आपको वन जो लेसन का था वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और भी उसमें आपको वन लेसन का क्वेश्चन और चाहिए एडवांस के लिए। क्या है कि कुछ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं आपके, जब वो काफ़ी एडवांस के लिए जो आपके यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए भी क्वेश्चन, उसमें तो लगभग मैं पीसीएस के लिए उसमें क्वेश्चन डाल दिया हूँ, और यूपीएससी के लिए और भी क्वेश्चन उसमें से जैसे आप दे रहे हैं तो वहाँ से आपको प्रोवाइड करने के लिए कहेंगे तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपका लेसन आया हुआ है, तो लेसन में आपका क्या चलने वाला है, और यहाँ पर ये थ्योरी है, ठीक है। हो सकता है आपकी ये वन क्लास में ही कंप्लीट हो जाए थ्योरी, नहीं तो आपके दूसरे क्लास में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा थ्योरी। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा इसके क्वेश्चन लेसन 2 के, और जो कि एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर भी ये मत समझिए कि आपकी ये थ्योरी बेकार जाने वाले हैं, यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से पहले समझिए कि ये क्या कह रहा है, अक्षर क्या कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लेसन 2 हैं, इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देख लेंगे एक बार। तो यहाँ से आपका स्टार्ट है लेसन 2, शब्द रचना और अर्थ वाक्य रचना। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए लेसन 2 है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी एग्जाम जितने भी आपके हिंदी के होंगे, हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, थ्योरी हो या क्वेश्चन हो। आपको मैं बता दूँ, जितने भी आपके कहीं के भी हिंदी के एग्ज़ाम हैं, सब सारे कवर कर ले जाएंगे। वैसे तो कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपके, जो है 4th ग्रेड, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड के लिए आपके हिंदी, जैसे आपके फिर क्लास 10, 12th, फिर इसके बाद सी टेट, बी एड, फिर उसके बाद आपकी यूपीपी, बिहार पुलिस, और यूपी आर्मी TG2, आपके रीट के लिए भी हैं, यस टेट। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद ये थ्योरी जो चल रहा है आपको तो नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए दे रहे हैं। फिर ये आपके ग्रामर के भी होंगे, इसमें ग्रामर भी हो जाएगा। और आपके एसएससी जीडी, एसएससी, और एसआई, यूपीएसआई, और एडीओ, बीडीओ, फिर आपके जो हैं, आपके जो हाई कोर्ट के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन होंगे। और फिर इसके बाद HPSSC, और आपके रेलवे का फिर आपके जो क्वेश्चन और भी हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए जो होता है क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं आपके। अलग प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, अलग प्रकार का क्वेश्चन किताबें तो सब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो एडवांस और भी कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस, इसके हमारे कहने का मतलब, जो ये आ रहा है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही ये क्वेश्चन, और थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और जो भी आ रहे हैं वो जब ये कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन, वो और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिससे कि ये जो आपका, ये समझ लीजिए एक प्रकार से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस प्रकार होगा, जिससे कि आपको आगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आने वाला जो क्वेश्चन होगा, आप इस थ्योरी के माध्यम से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछ क्या रहा है, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द रचना है, इसमें अर्थ है, वाक्य रचना, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्षर किसे कहते हैं, तो उत्तर में क्या मिलता है आपको, तो उत्तर में वही चीज़ें मिलेंगी। अक्षर किसे कहते हैं, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। जैसे आप इसी को पढ़ रहे हैं, एक सांस में, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। यही आपके अक्षर हैं। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछा है, प्रश्न में पूछा क्या है कि शब्द किसे कहते हैं। अक्षर देख लिए, अब शब्द पूछ रहे हैं, शब्द क्या होता है। आपको उसमें एक सांस में आपका प्रयत्न कर रहे हैं, किसमें, अक्षर में, और शब्द में क्या हो रहा है,
शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। इसमें दोस्तों एक या एक से अधिक वर्ण मिल रहे हैं, वर्ड शब्द मिल रहे हैं। इसमें जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है, वो जो स्वतंत्र है, ध्वनि भी स्वतंत्र है, इसी को शब्द कहते हैं। या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। जो निश्चित तरीके से या निश्चित हो, उसको जो है दोस्तों वो अर्थ प्रकट कर रहा है, वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द समझ पा रहे हैं? रूढ़ समझिए क्या होता है। रूढ़ जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं। मतलब जैसे आपके जो रूढ़ हैं, जैसे आप ये समझिए कि कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते हैं कि हमारे दिमाग में 4 पांव वाली वह चीज है, ठीक है, जिस पर बैठा जा सकता है, घूम जाती है। ये रूढ़ में आती है दोस्तों। रूढ़ शब्द यही है, समझ पा रहे हैं? अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों की योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप एक प्रकार से देख लीजिए, पानी है, चीनी है, नींबू है, ये मिला के आप यौगिक बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वे शब्द ये आपके केमिस्ट्री में चले जाएंगे। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में जो रासायनिक प्रक्रिया काम करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, तो क्या बन गया? हिमालय। तो वहाँ पर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से, जैसे नींबू पानी बोलते हैं, उसमें नींबू पानी में नमक भी मिला सकते हैं, नींबू मिलाते हैं, फिर इसके बाद या फिर आप चीनी मिला देते हैं, आप 3 या 4 मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वही चीज़ें आपकी यौगिक कहलाते हैं। तो हिम प्लस आलय हिमालय हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। तो आइए अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या कर रहा है अब यहाँ पर? योग रूढ़, वहाँ पर रूढ़ शब्द था, अब यहाँ पर योग रूढ़ पूछ रहा है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर योग रूढ़ जो शब्द हैं, जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं, 2 शब्दों के मेल से बने हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण में देखिए दोस्तों, चारपाई अर्थात 4 पांव वाले, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से भी है, ठीक है, और न कि गाय से। मतलब आप ये समझिए कि आपकी कुर्सी है तो 4 पांव उसमें भी होंगे, गाय की भी 4 पांव होंगी, 4 पैर होंगी, ठीक है। तो लेकिन आपके सॉरी दोस्तों, लेकिन आपके यहाँ ये 4 पाई जो होगा आपका, ये निर्जीव होगा, सजीव नहीं होगा, और ये आपके कहीं ये जा नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुर्सी का है, या फिर खाट से होगा, या फिर आपके जिसे तख्त बोलते हैं, चौकी बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये भी हो सकते हैं, गाय से नहीं हुआ और कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। मतलब आपका योग बना दिया और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया है, ठीक है। योग बनाया कैसे कि आप ये समझ पा रहे हैं कि खाट है, कुर्सी है, फिर चारपाई है, खाट समझिए या चारपाई समझिए, तख्त या चौकी समझिए, एक ही है, लेकिन गाय से नहीं होगा। यहाँ पर निर्जू है, निर्जू आपका काम क्या कर रहा है कि उसके 4 पैर हैं, ये गाय का भी 4 पैर होते हैं, लेकिन
यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ कुर्सी और खाट या चारपाई से ही आप मेल कर पाएंगे, क्योंकि कहा क्या जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आपकी कुर्सी है, खाट है, चारपाई है, गाय नहीं है। ठीक है, जब गाय कहा जाए तो आपका गाय ही है, वो कुर्सी नहीं है और ना ही खाट है। गाय कुर्सी नहीं है, खाट नहीं है, चौकी नहीं है, लेकिन कुर्सी गाय नहीं है, खाट नहीं है, अब ऐसे समझिए चारपाई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो है शब्द आपके योग रूढ़ शब्द बनाते हैं, और आप निश्चित रूप से इसका अर्थ भी समझ गए और ये योग रूढ़ भी है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। समास शब्द रूढ़ किसे कहते हैं। समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया, मतलब इसमें कहने का मतलब जो समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ जो हो रहा है रूढ़ हो गया है। समासिक शब्द, समासिक रूढ़ शब्द में कुछ शब्द हैं जो रूढ़ हो गया है। ठीक है, कुछ शब्द समझिए यहीं पर, सामाजिक समासिक शब्दों में कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ है 10 मुख वाला। ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है आपके लिए। दशानन, यह दशानन है, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, दशानन सिर्फ रावण के लिए, इसके 10 सिर होते हैं, रावण के होते हैं, सिर्फ रावण के ही हैं, और उसका नाम दशानन है। 10 मुख वाला या 10 सिर वाला। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, पीताम्बर, नीलकंठ, संध्यानन, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ शब्द हैं। पीताम्बर, नीलकंठ और संध्यानन, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। इनको याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा उसी पे, और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं, जो एडवांस क्वेश्चन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझने की कोशिश करिए। आपका लेसन 2 है जो कि स्टार्ट हो चुका है, सभी के लिए है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम में क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तो इसमें आदि में और भी कुछ आ सकते हैं जो तत्सम में आपके संस्कृत के लिए हैं, संस्कृत या संस्कृत, आपका संस्कृत नहीं दोस्तों, संस्कृत ज्यों का त्यों आ गया है। ठीक है, और एक प्रश्न और है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव में आपका संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द आगे है, अभी बता रहा हूं इसके आगे तद्भव में। तो आपके तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत से आए शब्दों से, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द, जो उत्पन्न हो रहा है शब्द तद्भव शब्द आइए आगे कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे काम, बरस, माँ आदि। ठीक है, अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ये समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। तो अब आएंगे आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझिए, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, मतलब आपके आगत या विदेशी जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, जो बाहर से आए हुए हैं उसे आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। या समझिए उसकी भाषा को स्वीकार कर लिए गए हैं, बाहरी शब्द को, बाहरी शब्द या विदेशी शब्द जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। जैसे आपके इसमें समझिए कैंची है, बटन है, तोप है, कागज है आदि। तो इसमें कुछ ज्यों का त्यों के लिए गए हैं, मतलब ज्यों का त्यों ले लिया गया है। इसमें जैसे कि आपके कैंची, बटन, तोप, कागज, फिर इसमें भी बताया गया है कि कागज ऑफिस
इसमें देखिए ऑफिस में नुक्ता लगा हुआ है फ के नीचे, जो नुक्ता वाले होंगे वो भी विदेशी शब्द हैं, ठीक है, वो बाहर से आए हुए हैं। कुछ शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, ठीक है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। सारी चीज़ें एक ही हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इसमें सारी चीज़ें जो ली, और बाहर से आए हुए शब्द आपके यहाँ आगत या विदेशी शब्द कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, जैसे किसी में भी आपके लगे हुए हैं दिखाई दे गए तो ये समझिए आपके ये विदेशी और आगत जो है, या विदेशी या बाहर से आए हुए शब्द आपके हैं, ठीक है, जिसे विदेशी शब्द कहते हैं या आगत शब्द कहते हैं। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देसी शब्द किसे कहते हैं? देसी शब्द मतलब जैसे हमारे यहाँ भाषाएं बोली जा रही हैं, तो भाषा का निर्माण कर गए आप, कोई भी भाषा हो आप निर्माण कर दिए तो आपकी देसी भाषा के रूप में जो निर्माण होगा आपके देसी होगा। अब जैसे आपकी भाषाएं चीन में, अमेरिका में और आपके रूस में और कहीं भी आपकी भाषाएं प्रचलित हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, आपका फैल रहे हैं भाषाएं, तो आपका ये भाषा वहाँ के लिए आगत होगा, विदेशी होगा, और वहाँ की भाषाएं अपने भारत में विख्यात हो रहे हैं, प्रचलित हो रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी वो आगत या विदेशी आपके यहाँ वो होगा। तो आपके देसी शब्द किसे कहते हैं? जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए या क्षेत्रीय शब्द, देसी या देशज एक ही है, शब्द कहते हैं या कहे जाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि यहीं का है, ठीक है, आपके देसी शब्द हैं। आप समझ गए होंगे। अब आएंगे अगले प्रश्न पर। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर के बारे में आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। रेल आपके अंग्रेजी है और गाड़ी आपकी हिंदी है। जांचकर्ता जहां हिंदी और प्लस कर्ता संस्कृत से, ठीक है, समझ गए होंगे। आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, तो फिर से मैं उसे वहीं पर आपको बॉक्स में समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। व्याकरण समझिए, व्याकरण प्रकार के शब्द। आप व्याकरण पढ़े होंगे पहले से कक्षा 9-10 में। तो व्याकरण प्रकार के आपके प्रकार के आधार पर शब्द भेद, शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, ठीक है, शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं 8 भेद में? उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को विचार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब आपके 2 भागों में बांटा गया है व्याकरण शब्दों के विचार की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें आपके 4 विकारी शब्द हैं और 4 अविकारी। आप समझ पा रहे हैं, 4 आपके विकारी शब्द हैं, विकारी में क्या होगा, और 4 अविकारी में क्या होगा। तो इसमें आपके जो व्याकरण आए हुए हैं, जैसे आपके व्याकरण होते हैं, ग्रामर जिसे कहते हैं, ग्रामर अंग्रेजी में कहते हैं, ग्रामर जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब होते हैं उसमें। और यहाँ पर हिंदी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। आपके ये 4 विकारी हैं, और 4 अविकारी क्या है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबोधक, और 8वां विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये व्याकरण के आधार पर, जिसे ग्रामर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ये समझ गए 4 विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और आपके 4 अविकारी समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये थोड़ा सा देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण अध्याय क्या कह रहा है ये, कि उपसर्ग की परिभाषा यहाँ पर उपसर्ग पूछ रहा है कि इसकी परिभाषा दीजिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगाकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगाकर उनके अर्थ में
विशेषता ला दें अर्थात उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा, फिर पराक्रम, यहाँ पर परा लगा दिए हैं, परा ये आपके आरंभ है, फिर पराक्रम कर दिए। अब यहाँ पर पराजय, पराभाव, पराभाव, पराभव, पराधीन, मतलब आपके ये आरंभ हुआ है, ये आपके उपसर्ग है। ये उपसर्ग की परिभाषा है, क्या है, आरंभ में लगाकर क्या शब्दांश किसी शब्द को, विशेषता को ला दे या ला देते हैं, लगाकर उपसर्ग कहलाते हैं। परा लगा दिए पराक्रम हो गया, फिर परा लगा दिए पराजय हो गया, फिर जय क्रम हो गया, जय हो गया, भाव हो गया, धीन हो गया। इसके आगे का जो परा लगाने पर पराजय हो गया, पराभाव हो गया, पराधीन हो गया। ठीक है, ये आपके शब्दांश उपसर्ग है। ठीक है, अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। उपसर्ग ध्यान पूर्वक देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। उपसर्ग के कार्य, सॉरी दोस्तों, उपसर्ग की कार्य, क्या क्या कार्य करता है उपसर्ग? सॉरी दोस्तों, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। उपसर्ग में शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। और दूसरा क्या करे, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है या उल्टा कर देते हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है। तो देख लेते हैं आगे, यहाँ पर देखिए शब्द भेद एक दृष्टि में देखिए इसके सार्थक निरर्थक, शब्द भेद के, शब्द भेद सार्थक है निरर्थक है। सार्थक के क्या होंगे, सार्थक के तीन आधार पर उत्पत्ति हुई है। सार्थक तीन प्रकार की उत्पत्ति हुई है। इसमें रचना के आधार पर है सार्थक के, और उत्पत्ति के आधार पर है, और अर्थ के आधार पर है। और निरर्थक एक दोस्तों विकार के आधार पर है। निरर्थक आपके विकार के आधार पर है, और विकार आपके दो प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं, आपको पहले ही बता दिया गया है। निरर्थक में आपके एक देखिए सार्थक, इसमें दो ही चीज आ गए, दो चीज में आपके जो सार्थक हैं और एक निरर्थक। निरर्थक में आपके पहले ही बता दिया गया था, सार्थक अभी नहीं बताया गया। सार्थक में आपको नीचे बताया गया था कि आपका जो रूढ़ यौगिक यौगिक योग रूढ़ तत्सम तद्भव विदेशी संकर, ये बताई गई थी। और इसकी रचनाएं क्या हैं, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। आपको एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी ये नहीं बताया गया था, इसको आगे बता दिया जाएगा। तो इसमें आपके जो निरर्थक हैं, निरर्थक के आधार पर आपके क्या हो गए, दो हो गए, विकारी अविकारी। विकारी में क्या आपके चार हैं, कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और कौन से, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये आपके निरर्थक पूर्ण हो गए। अब आइए सार्थक में। सार्थक में आपके तीन हैं, तीन कौन से हैं, रचना के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है। तो आपके रचना के आधार पर आप सभी देख के आ रहे हैं, इसमें तीन हो गए, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक आपके चार प्रकार के होते हैं। यौगिक में आपके चार प्रकार के होते हैं। यौगिक जो आपके चार प्रकार के हैं, उपसर्ग के योग से हैं, प्रत्यय के योग से हैं, उपसर्ग, यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से हैं, और शब्दों के योग समास विधि से है। फिर ये आपके रचना के आधार पर है, और यौगिक के चार प्रकार हो गए। फिर उत्पत्ति के आधार पर आपके चार हैं, कौन कौन से, तत्सम है, तद्भव, विदेशी है, संकर है। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर आपके एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है, विपरार्थी है, विपरीतार्थी है। तो आपके ये कंप्लीट हो गए शब्द भेद के एक ही इमेज में, एक ही आप दृष्टिकोण से आप देख पा रहे हैं, सारी चीजें एक ही में आ गया हैं। कौन कौन से हैं फिर से बता दूं क्या, सार्थक शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन से हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक के कितने रचनाएं हैं, तीन, कौन से रचना के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, अर्थ के आधार पर। और निरर्थक आपके जो आपके दो प्रकार के होते हैं, जो विकारी के नाम से भी जानते हैं, या विकार के नाम से भी जानते हैं। तो पहला क्या है, जो निरर्थक में आपके विकारी है, और दूसरा अविकारी है। विकारी में आपका चार है, अविकारी में भी आपका चार है। तो आपके विकारी अविकारी में चार चार जो हैं
आप जान रहे हैं। और सार्थक में आपके जो 3 आए हुए थे, 3 में आपके रचना के आधार पर आपके 3 हो गए, ठीक है। देखिए सार्थक भी 3 प्रकार के हैं और रचना भी 3 प्रकार की है, और उत्पत्ति आपके जो आधार हैं वो 4 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो जो आपके रचना के आधार पर जो 3 हैं, 3 में आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो गए, ठीक है। यौगिक आपके 4 प्रकार के हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग के प्रत्यय और शब्दों के योग, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर आपका तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर है, और अर्थ के आधार पर आपके एकार्थी, अनकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी आपके 4 इसमें, ठीक है। अब आएंगे अगले पे, यहाँ पर देखते हैं उपसर्गों की संख्या। उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों में आपके संस्कृत के जो उपसर्ग हैं 19 होते हैं, ठीक है। 19 प्रकार के होते हैं उपसर्गों की संख्या। इसमें आपके होंगे अति, पहला अति होगा, दूसरा अधि होगा, तीसरा अनु होगा, चौथा अप होगा, पांचवा अभि होगा, छठा अव होगा, सातवां आ होगा, आठवां उत और उद होगा, और नवां अप होगा, 10वां दु, फिर दूर, दुस, दुस, दुस। अति में क्या है, आपके बाहुल्य है। अति में बाहुल्य है। इसमें होता क्या है, बाहुल्य में क्या हो, अधिक या उस पार। बाहुल्य में आपके अधिक होगा, उस पार होगा। अधि में क्या होगा, सामीप्य होगा, ऊपर होगा, श्रेष्ठ होगा, अधि। अनु में क्या होगा, पीछे, साथ, समान। अप में दूर, हीनता, विरुद्ध। और अभि में और, सामीप्य। अव में क्या होगा, दूर या नीचे। आ में क्या होगा, तक, कम, इधर। उत और उद में ऊपर, उन्नति। अप में निकट, सहायक, छोटा। और दूर, दू और दूर, दुस, दुस, दुस। तो इसमें क्या होगा, बुरा होगा, कठिन होगा। अब आएंगे आगे में। तो दोस्तों 19 होंगे, तो 19 में आपका नी है, फिर नी और निस, नीर। फिर आपका 13 है परा, 14 है अरि, 15 है प्र, और 16 है आपके प्रति। और ये उपसर्ग हैं दोस्तों, वी है, और 18 सम है, और 19 सु। तो नी का मतलब नीचे या भीतर, निस और निर, नी, बिना, बाहर, निषेध, ठीक है। ये तीनों का अलग अलग है। और परा का पीछे या उल्टा, मतलब ये 3 है, तीनों को आप समझिए। यहाँ पे 3 दिया गया, 3 समझिए। इसका मतलब नहीं है कि यहाँ आपके नी नीचे है, भीतर है, ठीक है। तो यहाँ पर परि, चारों ओर, प्र, अधिक, आगे, प्रति, और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक, वी, बिना, ठीक है। वी आपका बिना, अलग, विशेषता। सम है पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग, ठीक है। सब यहाँ पे अलग अलग लगी हुई है, इसको समझिए। सु अच्छा है, सुंदर है, सहज। आपके उपसर्ग 3, उपसर्ग आपके 19 कंप्लीट हो गए। ये उपसर्गों की संख्या है जो संस्कृत से है, ठीक है। आपके हिंदी के उपसर्ग आ गए। हिंदी के उपसर्ग 10 हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अन, फिर दूसरा है आपका अध, तीसरा है ऊन। तो इसमें अन का होगा रोकना या मना करना, ठीक है। अध का मतलब आधे या अपूर्ण, उन मतलब एक, कम, ठीक है। ये 3 हो गए यहाँ पे, और आगे आपके कंप्लीट हो गए 10। ये हिंदी के उपसर्ग हैं। अव है अव, ठीक है, मना करना। 2 है हीन या बुरा। नि है अभाव, विशेष, निषेध, बिन या निषेध, ठीक है। भर है ठीक है, पूरा। कु है क, ठीक है, बुरा, हीन। सु है स है, श्रेष्ठ, साथ, ठीक है। आपके ये हिंदी के उपसर्ग हो गए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ विशेष टिप्पणी देख लीजिए। हिंदी में कुछ व्याकरण लेख का और स क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार को अलग मान कुल बाहर उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। इसके कहने का मतलब है आपके 9वें 10वें आपके जो उपसर्ग हैं, तो इसमें आपके जो कुछ विकार हैं, तो इसमें विकार है जो बाहर उपसर्ग बताते हैं, तो इनको अलग न मानकर
परंतु इन दोनों को अलग न मानकर उपसर्ग मतलब उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। मतलब इनको अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपको थ्योरी के साथ, प्रश्न के साथ। दोस्तों, आपका उर्दू उपसर्ग चलेगा, ठीक है। अगला जो रहेगा देख लेते हैं। हाँ, उर्दू उपसर्ग चलेगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।